नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया गया है और अब इसे लेके कांग्रेस सड़कों पर है। भोपाल से दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि पहले वोट चोरी हुआ करता था, अब इसका नेक्स्ट लेवल आ गया है, ये सीट चोरी है। क्या वाकई जो पीठासीन अधिकारी हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा, जिन्होंने आदेश निकाला है जो नामांकन निरस्त करने का, मेरे हाथ में है और इस पर पूरी में आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव भगवान देव इसरानी जी को आज मैंने स्टूडियो में बुलाया है। पहले बता दूं कि भगवान देव इसरानी जी ने अपने 40 साल में कई बार राज्यसभा चुनाव कराए हैं और राज्यसभा चुनाव कराने के कोई नियम नहीं बदले हैं। भगवान देव इसरानी जी ने जिन नियमों के तहत राज्यसभा चुनाव कराए हैं, लगभग वही नियम आज भी लागू हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं भगवान देव इसरानी जी से, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मीनाक्षी नटराजन का अपराध क्या था। दरअसल मीनाक्षी नटराजन तेलंगाना में कांग्रेस की प्रभारी थी। वहां कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने किसी महिला के साथ छेड़छाड़ की। महिला ने शिकायत थाने में भी की और एक कॉपी मीनाक्षी नटराजन को यह कहते हुए दी थी कि आप अपनी पार्टी कार्यकर्ता पर कार्रवाई करें। मीनाक्षी नटराजन की जानकारी में वो चिट्ठी आई या नहीं आई नहीं पता, लेकिन वो महिला कोर्ट चली गई एक परिवाद लेकर और उसने जो छेड़छाड़ करने वाले या जो भी लोग थे उन पर कार्रवाई के साथ साथ मीनाक्षी नटराजन को यह कह के आरोपी बनाने की कोशिश की कि मीनाक्षी नटराजन को हमने पत्र दिया था, उनने पार्टी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने इस पर मीनाक्षी नटराजन को एक नोटिस जारी किया। मीनाक्षी जी ने अपना वो दे दिया कि भाई इस पर ना तो मैं अपराधी हूँ, ना ही मैं इस पर कोई पार्टी हूँ, किसी प्रकार का उनका जवाब चला गया। अब उसके बाद कोर्ट ने कोई संज्ञान लिया नहीं पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आपत्ति के बाद उस मामले में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। हम समझते हैं भगवान देव जी से बेहद अनुभवी, मध्य प्रदेश में 40 साल विधि है, जो विधि विधायी है कह सकते हो, जो विधानसभा सचिवालय उसका अनुभव है, उनसे समझते हैं कि ये मामला क्या है, कहाँ तक जाएगा, क्या कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से कुछ मदद मिलेगी। सब चीज़ों को आज बड़ा विस्तार से समझते हैं। भगवान देव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यह है कि कल जो पीठासीन अधिकारी ने पीठासीन यानी कि सीट पर पीठ पर बैठने के बाद जो फैसला किया है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं रविंद्र जी आपको बता दूं कि इस विषय का मैं अपने आप को कोई विशेषज्ञ कहूं तो नहीं कहूँगा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में मेरा अपना अनुभव है और मैंने कई चुनाव कराए हैं। प्राइमा फेसी क्या होता है? प्राइमा फेसी ये होता है कि यथासंभव ये कोशिश की जाती है, जो हैंडबुक है, जिस हैंडबुक के आधार पर ये फैसला दिया गया है कल, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी की है, उसमें उसका भाव ये है कि यथासंभव ये कोशिश की जाए कि छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करके ये प्रयास किया जाए कि उसको चुनाव लड़ने से रोका ना जाए। ये लिखा हुआ है एक्ट में, उसका भाव यही है। अब मैं आपको बताता हूँ उसकी भाव। अब जैसे ये जो आदेश निकला है, वो ये आदेश की कॉपी मेरे हाथ में है। आदेश देखिए, आदेश जो निकला है, जो पीठासीन अधिकारी ने दिया है, ये लिखा है। इसमें इन्होंने जो आदेश जारी किया है, अतः रिटर्निंग ऑफिसर की हस्तपुस्तिका के अध्याय 6 के बिंदु 10-13 के अनुसरण में सुशी विषय लिखा है द्वारा प्रस्तुत नामांकन मतलब भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के पालन में निरस्त किया जाता है। ठीक है ना? अब 13 क्या है और उसके नीचे पहले मैं पढ़ूंगा 12 भी पढ़ूंगा, 13 भी पढ़ूंगा। 12 कहता है द प्रिस्क्राइब्ड एफिडेविट हैज़ नॉट बीन फाइल्ड एट ऑल बाय द कैंडिडेट। मतलब अगर कैंडिडेट ने एफिडेविट फाइल नहीं किया है बिल्कुल, और इफ द प्रिस्क्राइब्ड एफिडेविट हैज़ बीन फाइल्ड, यदि उसने फाइल किया है, बट आर फाउंड और कंसिडर टू बी डिफेक्टिव, अगर उसने फाइल किया और डिफेक्ट है उसमें, और कंटेनिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, या उसमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, द नॉमिनेशन शुड नॉट बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड।
इस ग्राउंड पर, इस ग्राउंड पे भी आप उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, उसको मौका देंगे कि आप, ये कानून में लिखा है। ये कानून में लिखा है, ये हस्तपुस्तिका पढ़ रहा हूँ मैं, ये जो जिसका रेफरेंस दिया गया। अब ये 13 पढ़ता हूँ मैं। इनकम्प्लीट एफिडेविट आर लायबल टू बी रिजेक्टेड लीडिंग टू रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉट फाइलिंग अप ऑल कॉलम्स इन द एफिडेविट इवन आफ्टर रिमाइंडर्स। आपको रिमाइंडर देना है कि आपका एफिडेविट जो है फुलफिल नहीं हुआ पूरा। जैसे उन्होंने लिखा कि भाई आपने रिमाइंडर देना नेसेसरी है, अनिवार्य लिखा है ना, हाँ लिखा है ना, उन्होंने लिखा है कि भाई आपने उन्होंने फाइल नहीं किया या अधूरा फाइल किया, उसमें कुछ कॉलम छूट गए, तो आपको रिमाइंडर दो कि भाई बाकी वाक्य भरिए आप। वो भरने का मौका देना चाहिए, मौका देना चाहिए ऊपर के, लेकिन लागू ऊपर का होगा क्योंकि नीचे उसने फाइल किया है, सारे कॉलम भरे हैं। अब मैं आता हूं एक बात, दूसरी बात, अब मैं आता हूं जो ये कह रहे हैं कि ये कोर्ट ने जो न्यायालय में जो मामला दायर हुआ है, परिवार जो दायर हुआ है, जी जी जी, ये जो परिवार दायर हुआ है जी, वो बीएनएस की धारा 223 के तहत इनको नोटिस दिया गया है, जिसका जवाब मीनाक्षी ने दिया, जो कि इन्होंने कहा है कि हमको दिया है। अंडर सेक्शन 223 ऑफ BNSS हैज बीन फाइल्ड बाय द पिटिशनर 17 डे ऑफ सितंबर 2025, तो उनको बुलाया गया है, ये नोटिस दिया गया है उनको। अब BNS की धारा 223 क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अब BNSS की धारा 223 कहती है कि मजिस्ट्रेट हैविंग जुडिक्शन वाइल टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट शैल एग्जामिन अपॉन ओथ the complaint and the witnesses present, if any, and the subsequent of such examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant and the witnesses and also by the magistrate, provided, परंतु कहिए, provided that no cognizance of an offence shall be taken by the magistrate without giving the accused an opportunity of being heard। मतलब आप उसका संज्ञान मजिस्ट्रेट नहीं लेगा जब तक कि उसको सुनवाई का पूरा मौका नहीं दिया जाएगा। प्रतिवादी को, यस, यानी कि प्रतिवादी नहीं, अभियुक्त, यहाँ प्रतिवादी लिखा हुआ है, इन्होंने अपने आदेश में लिखा प्रतिवादी। प्रतिवादी सिविल मैटर में होता है, जो LLB पढ़ा हुआ है या थोड़ा ला जानता है वो प्रतिवादी नहीं लिखेगा, अभियुक्त होना चाहिए ना, अपराध है तो अभियुक्त है वो, आरोपी है वो, इसमें उन्होंने प्रतिवादी लिख दिया है। चलिए, अब इसके बाद अगर ये कहते हैं कि न्यायालय ने इस जो आदेश है इसमें लिखा है कि उन्होंने संज्ञान लिया है, कोर्ट ने संज्ञान लिया है, तो संज्ञान लिया, इसका आधार क्या है? इसको वाटर में होना चाहिए था। FIR दर्ज हुई है, आपको किस आधार पे आप कह रहे हो कि कोर्ट ने संज्ञान लिया है? सामने वाला कह रहा है कि नहीं लिया है, आप कह रहे हो कि लिया है, तो आपका आधार होना चाहिए, तो वाटर होना चाहिए, वो आपने लिखा नहीं है। दूसरी बात, आप जो है लिख रहे हैं, एक तो ये लिखा है आपने समन का उल्लेख किया है, अब इसमें जो है धारा 356, मतलब जो सामने वाले ने जो जिसने परिवार लगाया उसने धारा 356 का भी उल्लेख किया है कि भाई उन्होंने धाराएं लगाते हैं कि ये धाराओं का हमारा उल्लंघन हुआ है। आप कह रहे हो कि धारा 356 भारतीय न्याय संहिता में 2 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है, इसका उल्लेख करने की जरूरत क्या है? भाई दी जा सकती है तो राजेंद्र भारती को दी गई तब ना उसको हटाया गया, तब तक तो चुनाव लड़ा ना, उसका भी नॉमिनेशन रद्द कर देते, वो तो चुनाव ही नहीं हो, फिर तो नरोत्तम डिक्लेयर हो जाते, फिर तो ऐसा नहीं होता ना। तो ये जो, अब मैं आपको एक छोटा सा और बताता हूँ, जो हैंडबुक का एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ता हूँ, फिर आप करिएगा। मेरे तमाम सवाल है मेरे मन में। हाँ, आप जितने सवाल करना है आप कर लीजिएगा। देयर इज़ ए प्रिजम्पशन, ये मैं भाग 6 जिसका हवाला हमारे प्रिसाइडिंग अफसर ने दिया है, RO ने दिया है, उसी के 6 पढ़ रहा हूँ। देयर इज़ ए प्रिजम्पशन दैट एवरी नॉमिनेशन पेपर इज़ वैलिड unless the contrary is prima facie obvious or has been made out. In case of a reasonable doubt as to the validity of the nomination paper, the benefit of such doubt must go to the candidate concerned. Benefit doubt हमेशा कैंडिडेट को दिया जाता है। अब इसके बाद मैं आपको सुनाता हूँ, एक झारखंड की खबर सुनाता हूँ, क्योंकि जो चुनाव, ये झारखंड की खबर आज की है, आपके इसी में जो चुनाव हुए हैं वो झारखंड में भी हुए हैं। झारखंड की खबर आज की है, जो भास्कर की ही है, उसमें लिखा है झारखंड पर्चे में त्रुटियां, NDA प्रत्याशी का नामांकन होल्ड पर, वहां निरस्त नहीं किया, उसको आज 11 बजे तक समय दिया गया है।
कांग्रेस प्रत्याशी की आपत्ति की है कि वर्ष 2008 में राज्यसभा चुनाव में उनका नाम परिमल नाथवानी था, तो फिर 2006 में नाथवानी परिमल कैसे हो गए। नामांकन पत्र प्रत्याशी का कहा है, तो इसको आज 11 बजे बुधवार 11 बजे तक का समय दिया गया है, होल्ड करके रख दिया। इसको गलत नहीं कह रहा हूं मैं। मतलब एक ही देश में एक ही मामले पे दो कानून, ऐसा नहीं होता ना। झारखंड में अलग, मध्य प्रदेश झारखंड में आप उसको 11 बजे तक का समय दे रहे हो और ये कह रहे हैं कि हमारा संज्ञान नहीं लिया गया है, और कानून कहता है कि संज्ञान लेने के पहले उसको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। तो आप कह रहे हो कि संज्ञान ले लिया गया, आप अपनी तरफ से तय कर रहे हो। इसके बावजूद अब मैं एक बात और कहता हूं कि भाई जो आपने आदेश जारी किया है, देखिए क्या है, आपने आपत्तिकर्ताओं का तो सारा रिकॉर्ड पे ले लिया। जो आपत्तिकर्ता हैं बीजेपी के लोग, जो भी कैंडिडेट हैं, उनका आपने आदेश में लिख लिया। आपने लिखा है कि जस्टिस रोहित आर्या को भी सुना, रजनीश अग्रवाल को भी सुना, ठीक है, सुना आपने पूरे आदेश में कांग्रेस के जो एडवोकेट्स ने जो आपत्तियों का जवाब दिया है उसका आपने कोई उल्लेख ही नहीं किया। ये स्पीकिंग ऑर्डर है ही नहीं। आपको मैंने भी आदेश दिए हैं, बहुत सारे आदेश जारी किए हैं। आपको सबसे पहले पीड़ित का सुनना चाहिए। पीड़ित का बिंदु मुंदु को उठा रहा है और पीड़ित के हर बिंदु का आपको जवाब अपने आदेश में स्पीकिंग ऑर्डर में होना चाहिए। उसको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मेरे आदेश का पालन किया गया। यहाँ तो वो है ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है, क्या ये होगा, हो सकता है, मैं इसको कोई श्योर नहीं हूँ कि ये आदेश जो है, मतलब पीड़ित का जो जिसने ये पीड़ित का आदेश विदेश के पक्ष को सुनने से पहले आदेश बना लिया गया, क्या ये शंका जाती है? तो ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई ऐसा है कि ये जो मैंने आपको बताया कि भाई बेनिफिट ऑफ डाउट उसको मिलना चाहिए, तो ये हमेशा ये होता ही है। हम लोगों ने भी दिया। मैंने आज तक कोई नॉमिनेशन रिजेक्ट नहीं किया। कई कमियां पाई गई। इवन 2016 में विनोद घोटिया का नॉमिनेशन में काफ़ी कमियां थी। सारे आर्गूमेंट हुए। यही वकील थे अजय गुप्ता एंड कंपनी। सारे उनके जवाबों का मैंने जवाब उनको ओरल भी दिया, लिखित में भी दिया। और उसको मैंने आपने बीजेपी के कैंडिडेट को बचाया उस समय। मनोज घोटिया का मैंने नॉमिनेशन और नियमानुसार बचाया, कोई अपने मन से नहीं बचाया। नियमानुसार बचाया था। इन्होंने आर्गूमेंट किया था। इनके हर आर्गूमेंट का मैंने जवाब दिया था लिखित में। आप प्रमुख सचिव थे? मैं प्रमुख सचिव आरओ था, मैं रिटर्निंग ऑफिसर था। तो हमारा दायित्व तो ये होता है कि उसको चुनाव लड़ने से मौका न जाए, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। पर ये क्यों, कैसे, क्या मतलब क्या कांग्रेस के अंदर कोई गद्दार बैठे हुए हैं, उनने किया है, क्या सा लग रहा है आपको क्या? और दूसरा एक बड़ा सवाल ये है इसरानी साहब, महत्वपूर्ण सवाल, आपको लगता है कि कोर्ट इसमें संज्ञान लेगा? जरूर लेगा। आपको लग रहा है? जरूर लेगा। पर ठीक है, समय लग सकता है। चुनाव याचिका, हाँ, मुझे लगता है ये जो कह रहा है ना, देखो क्या कहते हैं, ये जो मैं 6 जिसको पढ़ा मैंने, उसका आगे उन्होंने लिखा है कि रिमेंबर दैट वेन एवर ए कैंडिडेट नॉमिनेशन पेपर हैज बीन इम्प्रॉपरली रिजेक्टेड एंड ही इज प्रिवेंटेड देयर बाय from contesting the election, there is a legal presumption that the result of that election has been materially affected by the such improper rejection and the election will be thereafter set aside. इसके कारण सेट असाइड होते हैं इलेक्शन जब आप गलत। सर लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हें 11 तारीख को घोषणा करनी है। आज हम 10 तारीख को, शायद कल या परसों घोषणा हो जाएगी इसकी। क्या कोर्ट इतनी दिल, और एक बार यदि उन्होंने राज्यसभा सदस्य मनोनीत कर दिया या निर्वाचित घोषित कर दिया, फिर क्या होगा? क्या मतलब क्या लग क्या रहा है? फिर से चुनाव होगा और कोर्ट पाएगा कि गलत हुआ है तो कैंसिल होगा ये राज्यसभा। बिल्कुल, अगर कोर्ट पाता है तो दोबारा नॉमिनेशन होगा, दोबारा पूरी प्रक्रिया। बीजेपी जीत जाएगी क्योंकि बीजेपी कोई जीते, देखिए वो हम बात की बात नहीं कर रहे। जो जीते, बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, हमारा वो हमारा हेडेक नहीं है, वो हमारा सोच का दायरा नहीं है। हम तो लीगल बात कर रहे हैं कि भाई सुनवाई का मौका अगर आप दे रहे हो तो पूरा मौका दीजिए। और सुनवाई का मौका जब आपने सामने वाले को, प्रत्याशी को दिया जो पीड़ित है, तो उसके आर्गूमेंट को आप रिकॉर्ड पे तो लीजिए, उसके जवाब तो दीजिए कि इन आधार पे मैं आपके इन आर्गूमेंट को रिजेक्ट करता हूं और आपका नॉमिनेशन रद्द करता हूं। आपने उस पक्ष के तो लिए, इस पक्ष के ले नहीं रहे आप। तो इससे शंका जाती है कि आपने जो आदेश दिया है, क्योंकि ये काशी जुडिशियल आदेश होता है, ये जुडिशियल आदेश है, ये कोई छोटा मोटा आदेश नहीं है। आप किसी का भविष्य तय कर रहे हैं। सर आप चूंकि उस सीट पर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कोर्ट केवल और केवल चुनाव रद्द करेगी या जो पीठासीन अधिकारी ने एक्शन लिया है उन पर भी कोई एक्शन हो सकता है? अब वो प्रेयर क्या करते हैं, देखिए मैं ये नहीं जानता। अब ये तो क्या होता है, पिटीशन जो लगती है उसमें प्रेयर क्या की जाती है। अगर वो पीठासीन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की बात करेंगे तो क्रिस्टल क्लियर है ये मामला पूरा, ऐसा लगता है कि इसमें न्याय नहीं हुआ। मेरा अपना मत है ये। मैं हो सकता है मैं सही ना हूँ, हो सकता है सही ना पाया जाऊँ,
कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। लेकिन मेरा जो अनुभव है, जो मैंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में काम किया है, जो मैंने पर हैंडबुक में तो क्लियर लिखा है। हाँ लिखा है, जो आपने पढ़ के बताया हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा है, ये लिखा हुआ है, यही हैंडबुक पे आप मीडिया अधिकारी ने हैंडबुक नहीं पढ़ी, उनको भेज दें एक बार। आप भेज देना, मैं भेज दूँ। हाँ भेज दीजिएगा। तो ऐसा है, देखो 8/2/9/1 डू नॉट रिजेक्ट एनी नॉमिनेशन पेपर ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी डिफेक्ट विच इज नॉट ऑफ ए सब्सटेंशियल कैरेक्टर। एनी मिस्टेक और एरर ऑफ ए टेक्निकल और क्लरिकल नेचर शुड देयरफॉर बी इग्नोर्ड बाय यू। इग्नोर करना, अलग अलग जगह पे ये बातें कही गई हैं कि भाई इग्नोर करो, छोटी छोटी चीज़ों को मत करो, उनको सुनवाई का मौका मिले, अच्छे से उनकी बातें करो। मतलब कोशिश क्या, मैंने आप शुरू में क्या कहा, शुरू में ही मैंने कहा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये जो पूरे निर्देश हैं, इसका स्क्रूटनी का सार ये है कि यथासंभव आप ये कोशिश करिए कि उसको चुनाव लड़ने का मौका मिले, ये नहीं कि उसको कैसे रोका जाए। यहाँ स्थिति बदली भी लग रही है, ऐसा मेरा सोचना है। अब आपको जो पूछना पूछिए। नहीं, मैं तो यही पूछना चाह रहा था कि आपको लग रहा है कि कोर्ट से मिलेगा, कांग्रेस जा रही है? मेरा ऐसा सोचना है कि मिलना चाहिए। और अगर चुनाव आयोग को कोई विशेषाधिकार है, ईसीआई और चुनाव आयोग, मतलब चुनाव आयोग इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ज्ञानेश कुमार के तीनों सदस्यों की बात कर रहा हूँ, अगर उनके पास कोई विशेषाधिकार है और उनके पास ये मामला जाता है और आज कांग्रेस उनके पास जाती है और उनके पास कोई अधिकार है, हो सकता है कि वो भी कहें कि ये इसमें आप पुनर्विचार करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने भगवान देशरानी जी की पूरी बात को बहुत गंभीरता से, गौर से सुना है, पब्लिक के बीच में रखा है। और भगवान देव जी जो 40 साल तक ये राज्यसभा चुनाव कराते रहे, कई बार पीठासीन अधिकारी स्वयं भी रहे हैं, उनका साफ कहना है कि उनके हाथ में जो हैंडबुक है जिसके माध्यम से ये चुनाव कराए जाते हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि इस तरह की कमियों को इग्नोर करना है या उन कमियों को पूरा कराना है, ना कि फॉर्म रिजेक्ट करना है। तमाम सारी चीज़ें होने के बाद, वो सबसे बड़ी बात है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ आज की तारीख तक किसी भी न्यायालय में कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, फॉर्म कैसे निरस्त हुआ है। अब बड़ा रोचक ये मामला बन गया है। निश्चित तौर पर हम सबकी नज़र होगी, कांग्रेस आज या कल हाईकोर्ट पहले जा रही है निर्वाचन आयोग, क्योंकि उसमें एक क्लॉज है कि पहले आप अपनी बात निर्वाचन आयोग को कहिए, वो नहीं सुनता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जहाँ भी है वो जाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। नमस्कार।